कल कहाँ पे तक टॉपिक हमने पहुँचाया था? लास्ट कहाँ पे पहुँचे थे आप? 92 तक ना, 92 तक लास्ट किया था कल, 92 तक। चलो एक बार ज़रा आप देखो, रिवाइज करो इसको, क्या आपने कल डिस्कशन किया। चलो देखो, अभी तक हम क्या बात कर चुके हैं अपनी क्लास के अंदर। हमने ये देखा कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वैश्विक स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास के समय पर हम लोग देख रहे थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मैक्सिमम उत्पादन और मैक्सिमम खपत, इस सिद्धांत पर दुनिया के सभी देश काम कर रहे थे, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन जितना ज़्यादा होगा उतना ही पूंजीवादी देशों को लाभ होगा। और वैश्विक महामंदी 1929 के बाद, 1929 की वैश्विक महामंदी के बाद ये भी समझ आया कि सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, हमें कंजप्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। जब उत्पादन और खपत दोनों को बढ़ाने पर देश या वैश्विक स्तर पर सब लोग प्रयास करेंगे तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों पर देखने को मिलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जब मैक्सिमम उत्पादन और मैक्सिमम खपत वाला दौर चल रहा था तो हमने क्या देखा कि लगभग 1950 के आसपास, यानी कि 1945 से लेके और 1950 जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी दुनिया के औपनिवेशिक राष्ट्र थे, खासकर अगर आप बात करो एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो औपनिवेशिक राष्ट्र जो है ये स्वतंत्र होने लगे। और औपनिवेशिक राष्ट्रों की स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक औपनिवेशिक राष्ट्र औद्योगिक विकास की रेस में शामिल हुआ। इन सभी औपनिवेशिक राष्ट्रों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ। फिर आप याद करो, जरा रिवाइज करो, कल आप डिस्कस कर रहे थे कि औद्योगिक विकास की यात्रा जब जो ये नए स्वतंत्र होने वाले देश थे, जब इन्होंने अपनी औद्योगिक विकास की यात्रा शुरू करी तो 1960 के दशक में पर्यावरणीय संकट पहली बार वैश्विक स्तर पर दस्तक देते हैं। और ये जो 1960 के दशक में पहली बार पर्यावरणीय संकटों के द्वारा वैश्विक स्तर पर दस्तक दी गई, उससे कहीं ना कहीं ये जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे, इनके औद्योगिक विकास की यात्रा पर एक बहुत बड़ा, आप मान के चलो, बैरियर लग गया। इस पर्यावरणीय संकट के कारण ये देश उतनी तेजी से अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं कर पाए जितना कि विकसित राष्ट्र या यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज अपने अपने देशों के अंदर अपना औद्योगिक विकास कर चुके थे। 1960 से 70 का दशक याद है आपको? क्या बोला था 60 से 70 के दशक को? कि ये पूरे वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय चेतना का दशक माना जाता है। पर्यावरणीय चेतना का दशक, क्यों इसे पर्यावरणीय चेतना का दशक कहते हैं? क्योंकि पर्यावरणीय संकटों के निराकरण के लिए विश्व के अधिकांश विकसित देश सामने आए। और पर्यावरणीय चेतना के दशक में हमें दिखाई दिया कि पहली बार 5 जून 1972 ईस्वी को विश्व में पहली बार पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। फिर आप बताओ, ये पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? स्टॉकहोम में। स्वीडन के स्टॉकहोम में पहली बार वैश्विक स्तर पर एक पर्यावरणीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1972 में होने वाले इस पर्यावरणीय सम्मेलन में हमने क्या पढ़ा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि दुनिया के सभी देश आगे आए और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दें। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन में कुछ निर्णय लिए गए। पहला निर्णय हमने कल पढ़ा, क्या? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसे स्थापित किया जाए और वैश्विक स्तर पर UNEP नाम का एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो दुनिया को मिला। और इस UNEP का गठन स्टॉकहोम सम्मेलन की ही देन है। कब किया गया था? 1972 में। इसके अलावा स्टॉकहोम सम्मेलन में दूसरा डिसीजन क्या लिया गया कि प्रत्येक देश पर्यावरण से संबंधित जो भी चिंताएं हैं, इन चिंताओं से निपटने के लिए अपने अपने देश में एक पर्यावरण विभाग स्थापित करे और पर्यावरण विभाग के साथ ही साथ प्रत्येक देश जो है वह पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए। भारत ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए 1972 के बाद आवश्यक कदम उठाने स्टार्ट किए।
कई सारी नीतियां बनाई गई, कई सारी पॉलिसीज बनाई गई, कई सारी योजनाएं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 के बाद ही काम करती है। दूसरी तरफ पर्यावरण विभाग स्थापित किया जाए तो इंडिया में भी पर्यावरण विभाग बना दिया गया ना 1980 में। भारत में भी पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई और बाद में 85 में वही पर्यावरण विभाग जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नाम से आज हमारे पास है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन से आने के बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए भी भारत ने आवश्यक कदम उठाए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट और आपके पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम, ये सारे अधिनियम भी लाए गए। और एक तरफ जो बाघ परियोजना है, हाथी परियोजना, इस प्रकार की वन्य जीवों के संरक्षण के लिए योजनाएं भी आने लगी। पर्यावरण विभाग भी हमने 1980 में बना दिया, बाद में उसका नाम बदल दिया, 85 में उसको मंत्रालय बना दिया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। अब वो 85 के बाद इस नाम से जाना जाता है, 80 में वो पर्यावरण विभाग था। और तीसरी तरफ आपने देखा कि यूएनईपी का गठन हुआ, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये स्थापित किया गया। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका कार्य क्या था? जो विकासशील राष्ट्र है, जहां तकनीकों का अभाव है, तो विकासशील राष्ट्रों को पर्यावरण के संबंध में ये तकनीकी सलाह प्रदान करेगा और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर उनको पूंजी भी प्रदान करेगा। यानी कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए, पर्यावरणीय संरक्षण के लिए ये नई तकनीकियां जो है, जो नई तकनीक आज के समय पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाई जा रही है, उनके बारे में जानकारी किसको प्रदान करेगा? तो जो विकासशील राष्ट्र है, जहां तकनीकी का अभाव है, यानी इन देशों के बारे में ही बात हो रही है, जो देश अभी अभी आजाद हुए थे। और फिर आपने यूएनईपी के अंदर देखा कि यूएनईपी के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम आपको याद रखने। एक, इन्होंने ग्रीन इंडेक्स जारी किया था, जैसे लास्ट टाइम सैटरडे को आपको शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना पेपर में, ऐसे ही इनको तैयार करना आपको। ग्रीन इंडेक्स पर टिप्पणी तैयार करो। ग्रीन जीडीपी की अवधारणा प्रस्तुत करी गई, किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा। और साथ ही साथ यूएनईपी ने ग्लोबल 500 नाम का एक अवार्ड भी स्टार्ट किया। अब बताओ, ग्लोबल 500 अवार्ड क्या था? पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को यह अवार्ड दिया जाता था। कब से कब तक अवार्ड दिया गया? कब से कब तक? 87 से 2003 तक। और इंडिया के किस व्यक्ति को मिला था ग्लोबल 500 अवार्ड? अनिल अग्रवाल को ग्लोबल 500 अवार्ड दिया गया। फिर आपने चर्चा करी थी और किस बिंदु पर? तो हमने चर्चा करी थी ग्रीन इंडेक्स के ऊपर। ग्रीन इंडेक्स कब जारी हुआ था और क्या है ग्रीन इंडेक्स? ग्रीन इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो आपको क्या बताता है? किसी देश की जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी की ग्रोथ रेट के साथ उस देश के अंदर पर्यावरण के क्षेत्र में होने वाली आर्थिक वृद्धि को प्रदर्शित करने वाला इंडेक्स क्या कहलाता है? ग्रीन इंडेक्स। किसको बोलोगे ग्रीन इंडेक्स? ग्रीन इंडेक्स यूएनईपी के द्वारा तैयार किया गया वह सूचकांक है जो किसी भी देश में ये भी बताता है कि जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है, पर जीडीपी की ग्रोथ के साथ साथ उस देश के अंदर पर्यावरणीय क्षेत्र में क्या आर्थिक वृद्धि हो रही है। यानी किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के साथ साथ उस देश के अंदर जो पर्यावरणीय क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि हो रही है, उसकी जानकारी हमें जो इंडेक्स या सूचकांक देता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रीन इंडेक्स। और ग्रीन जीडीपी की अवधारणा किस पर आधारित थी? तो ग्रीन जीडीपी एक ऐसी अवधारणा थी जो पर्यावरण और जैव विविधता, इनके अंतर्गत जो भी नुकसान हो रहा है, प्रत्येक देश के अंदर पर्यावरणीय क्षति और जैव विविधता का जो क्षरण हो रहा है, इसका हमें एक मौद्रिक मूल्य बता दे कि कितना किस देश के अंदर विकास की वजह से उस देश में कितना लॉस हो रहा है पर्यावरण को। तो पर्यावरण तथा जैव विविधता की क्षति के मौद्रिक मूल्यांकन को प्रदर्शित करना ग्रीन जीडीपी कहलाता है। बताओ ग्रीन जीडीपी की अवधारणा कब आई थी? 2004 में। और दुनिया का पहला देश जिसने इस अवधारणा को अपनाया, चाइना ने ग्रीन जीडीपी को कब अपनाया? साल 2006 में अपनाया। ये सब बातें हम स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में कर चुके थे। फिर स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद अगर आपको ध्यान हो तो हमने चर्चा करी कि स्टॉकहोम सम्मेलन के ठीक अगले साल 1973 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइट्स के बारे में हमने पढ़ा था। साइट्स क्या था? साइट्स कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजरस स्पीसीज। जो भी वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त प्राणी है, उन संकटग्रस्त प्राणियों के अंगों का व्यापार ना हो। और साइट्स नाम की ये जो संधि हुई है 1973 ईस्वी के अंदर, ये संधि वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों की सबसे बड़ी संधि मानी जाती है। वन्य जीवों के मामले में ये विश्व की सबसे बड़ी संधि है, जो कब कंडक्ट करवाई गई थी? 1973 ईस्वी के अंदर कंडक्ट करवाई गई।
फिर हम 73 से आगे बढ़े तो आपने देखा कि 1974 में इस बीच उत्तराखंड के चमोली जनपद से चिपको नाम का आंदोलन भी स्टार्ट हो गया। और चिपको आंदोलन की शुरुआत होने का मतलब है कि पर्यावरणीय चेतना जो है उसका विकास आम जनमानस तक भी होने लगा, यानी कि देश के जो आम नागरिक है वो भी पर्यावरण के लिए चिंतित होने लगे 1974 में। और इसी 1974 के बाद हम क्या डिस्कस किए थे कि सर साल 1975 ईस्वी में पर्यावरण के अंतर्गत हमने जो जलीय पर्यावरण है, जो सामुद्रिक पर्यावरण है, समुद्र के अंदर जिस प्रकार का जो समुद्री कचरा है उसके निस्तारण पर भी ध्यान देना शुरू किया। और 1975 में क्या हुआ, लंदन समझौता हुआ। अब ये जो लंदन सम्मेलन हुआ, इस लंदन सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था कि समुद्री कचरे के निस्तारण के लिए कैसे आवश्यक कदम उठाए जाए या दुनिया के सभी देश इस प्रॉब्लम के ऊपर भी सोचे। तो समुद्री कचरे के निस्तारण के लिए वैश्विक स्तर पर 1975 में लंदन समझौता या लंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिर आप याद करो किस चीज पर हम गए कि वैश्विक स्तर पर एक तरफ तो स्टॉकहोम सम्मेलन में जो कुछ कहा गया उस सबको अपनाने के लिए तैयार है प्रत्येक देश, दूसरी तरफ इंडिया में चिपको जैसा आंदोलन स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। और चिपको आंदोलन के शुरू होने का मतलब है कि स्थानीय लोग पर्यावरण को बचाने की मांग कर रहे हैं, तो उस पर्यावरण को नष्ट कौन कर रहा है, पेड़ कौन काट रहा है, सरकार। तो यहाँ पर कौन सा मुद्दा हमारे सामने निकल के आया, मुद्दा ये निकल के आया कि विश्व का जो पर्यावरण है और इसके साथ ही साथ विश्व पर्यावरण के साथ साथ विकास जो है वो विश्व पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा बाधक चीज बन करके आ रहा है। अगर विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल लॉस होगा। तब वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा विश्व पर्यावरण तथा विकास पर पहला आयोग बनाया गया था। कब बोलो, 1983। वेरी गुड, 1983 ईस्वी के अंदर पहली बार विश्व पर्यावरण और विकास दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दुनिया में पहला आयोग विश्व पर्यावरण और विकास पर बनाया गया। कौन थे अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष बनाए गए नॉर्वे के प्रधानमंत्री GH ब्रूटलैंड। इसलिए आयोग को किस नाम से भी जाना गया, ब्रूटलैंड आयोग के द्वारा आयोग के नाम से जाना गया। अब आप बताओ कि ब्रूटलैंड आयोग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ब्रूटलैंड आयोग में ही पहली बार सतत विकास की परिभाषा और सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत करी गई। और ब्रूटलैंड आयोग ने सतत विकास को कैसे परिभाषित किया था? कौन सा विकास होगा सतत विकास? वह विकास जिसमें हम क्या करें, हाँ, भावी पीढ़ी की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी ध्यान में रख करके विकास करें। हमारी आवश्यकता भी पूरी हो जाए, पर हम इस बात का भी ध्यान रखें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो भौतिक और प्राकृतिक संसाधन है उनको बचा करके रखें। तो सतत विकास को पहली बार परिभाषित किया गया ब्रूटलैंड आयोग के द्वारा। और कब बना था? 1983 के ब्रूटलैंड आयोग के बाद हम लोग कौन से पर्यावरण की ओर फोकस करने लगे? वायुमंडलीय पर्यावरण। स्थलीय पर्यावरण के लिए तो स्टॉकहोम सम्मेलन मैग्ना कार्टा है, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। लेकिन और जलीय पर्यावरण के लिए लंदन सम्मेलन एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने सामुद्रिक पर्यावरणीय समस्याओं को भी फोकस करना स्टार्ट किया। लेकिन अब हमारे पास क्या बचा हुआ था? वायुमंडल में होने वाला जो पर्यावरण है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो हमारी ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। तो इसके लिए आप बताओ कि 1985 में कहां पर एक सभा आयोजित करी गई थी? वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में वियना सभा का आयोजन हुआ 1985 में। और 1985 में जो वियना सभा का आयोजन हुआ था, इसका मुख्य विषय क्या था? ओजोन परत का संरक्षण कैसे किया जाए। ओजोन परत का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए? तो ओजोन परत के संरक्षण पर होने वाला यह वैश्विक स्तर पर पहला सम्मेलन था, वियना सभा या वियना सम्मेलन जिसको कहते हैं। कब हुआ था? 1985। तो 85 में ओजोन परत के संरक्षण के ऊपर पूरी दुनिया के जितने भी देश थे, सभी देश एक मंच पर बैठे और इस चीज के ऊपर सोचने लगे कैसे हम ओजोन परत का संरक्षण करें। अब ओजोन परत का क्षरण किसकी वजह से हो रहा है? ओजोन परत का क्षरण हो रहा है कुछ गैसों की वजह से, जिनमें सबसे मुख्य गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इसी ओजोन परत के संरक्षण के लिए हम लोग फिर से 1987 में कितनी तारीख बोलो? 16 सितंबर 1987 ईस्वी को दुनिया के सभी देशों ने एक मंच पर बैठ करके एक प्रोटोकॉल साइन किया। कौन सा प्रोटोकॉल? उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहां पर है? मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में। तो कनाडा के मॉन्ट्रियल नामक शहर में दुनिया के सभी देशों ने प्रोटोकॉल साइन किया। उस प्रोटोकॉल में क्या चीज पर साइन किया गया?
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किस चीज पर हस्ताक्षर किए गए? हाँ, यानी कि सिर्फ CFC नहीं और भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली सभी गैसों के प्रयोग को सभी देश कम करेंगे। तो ओजोन परत के संरक्षण में जो भी गैसेस बाधा बन रही है उन सभी की सभी गैसों के प्रयोग को सभी देश कम और धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया 16 सितंबर को। इसलिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया गया। 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद हम लास्ट कहानी अपनी कहां पर लेके गए थे? 1992 पर, 1992। और 1992 में दूसरा जो मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ जिसे हमने नाम दिया था क्या? पृथ्वी सम्मेलन। ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया और इस पृथ्वी सम्मेलन को आयोजित किया गया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अब आप जरा याद करो, इस पृथ्वी सम्मेलन में जिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई वो क्या क्या थे? तो पृथ्वी सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की जिन सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, इसमें पहला क्या था कि भैया दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन पर विश्व के सभी देश चिंतित हुए और इस जलवायु परिवर्तन पर बैठेंगे पहली बार के लोग। जलवायु परिवर्तन सबसे पहला मुद्दा था कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से, कार्बन उत्सर्जन की वजह से जलवायु परिवर्तन रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में उठाया गया, पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा क्या था? क्या हो रहा है दुनिया में? दूसरा, जैव विविधता का क्षरण हो रहा है। धीरे धीरे दुनिया भर में बायोडाइवर्सिटी जो है वो खत्म होती जा रही है। तो जैव विविधता का क्षरण, ये था दूसरा मुद्दा पृथ्वी सम्मेलन में। और तीसरा मुद्दा मरुस्थलीकरण। दुनिया भर में मरुस्थलीकरण जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। अब सुनो, वैश्विक स्तर पर सभी देश जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाएं, जैव विविधता के क्षरण को रोकें और मरुस्थलीकरण को कम करें। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 21वीं पीढ़ी में जो पर्यावरणीय संकट आएंगे उन पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए इसी पृथ्वी सम्मेलन में तैयार किया गया क्या? एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 बेसिकली क्या है? तो सर एजेंडा 21 का मतलब था पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील रियो डी जेनेरियो में 21वीं शताब्दी में जो पर्यावरणीय संकट हमारे सामने उत्पन्न होंगे या जो उत्पन्न हो रखे हैं, इन पर्यावरणीय संकटों से हम अगली शताब्दी में 21वीं सदी में कैसे निपटेंगे, उसके लिए एजेंडा 21 तैयार किया गया। फिर संधियों का दौर आपने पढ़ा। जलवायु परिवर्तन पर जो संधि करी गई उसको क्या बोल रहे थे? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। कब हुई ये संधि? 1992। प्रभावी जो है ये संधि हुई 1993 से। दूसरा, जैव विविधता के क्षरण पर जो संधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, UNCBD, ये दूसरी ट्रीटी हुई थी। और UNCBD ये संधि भी 92 में हुई, लेकिन प्रभावी जो है मतलब इसको लागू किया गया 93 से। ठीक है, UNCBD। फिर आप बताओ, मरुस्थलीकरण पर जो संधि वैश्विक स्तर पर पृथ्वी सम्मेलन में साइन करी गई उसका नाम UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD। ये 3 संधियां हस्ताक्षर हुई है। ये जो मरुस्थलीकरण पर UNCCD ये संधि साइन हुई है, ये संधि 94 से प्रभावी हुई है, यानी 1994 से इस संधि को लागू किया गया। इतना हमने बात किया था। इसके अलावा क्या डिस्कशन किया सर? इसके अलावा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जलवायु परिवर्तन पर जो UNFCCC ये संधि साइन हुई थी, इस संधि के अनुसार जितने देशों ने UNFCCC ये संधि को साइन किया है, वे सभी देश हर साल जलवायु परिवर्तन पर आकर के बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे कि भैया जलवायु परिवर्तन के मामले में आपने जो कदम उठाए हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए हर साल इनका सम्मेलन होगा। इनके प्रतिवर्ष होने वाले सम्मेलनों को क्या कहते हैं? कॉप कहते हैं। इनके भी प्रतिवर्ष होने वाले सम्मेलनों को कॉप कहते हैं और इनके भी प्रतिवर्ष होने वाले सम्मेलनों को कॉप कहते हैं। तो आपके पास जब भी कॉप सम्मेलन पूछे तो आपका पहला ध्यान किस चीज पर रहेगा
कि वो कॉप सम्मेलन किस सब्जेक्ट का पूछ रहा है आपसे। जैसे आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता के मामले में कॉप सम्मेलन, तो प्रश्न का उत्तर कुछ और होगा। और अगर आपसे जलवायु परिवर्तन पर कॉप सम्मेलन पूछ रहा है तो प्रश्न का उत्तर कुछ और होगा। लेकिन इन तीनों ही मामलों में वैश्विक स्तर पर कॉप सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। कॉप सम्मेलन के कुछ फैक्ट आपने लिखे थे, बताओ एक बार। कॉप सम्मेलन जो 2024 में हुआ, तो जलवायु परिवर्तन पर ये कौन सा कॉप था? 29वां कॉप था। 29वां कॉप हमने अभी आयोजित किया है। कहां पर? 2024 में अजरबैजान में। तो अजरबैजान में 2024 ईस्वी के अंदर कॉप सम्मेलन का आयोजन किया गया। और अब 2025 में कॉप 30 कहां पर होगा? ब्राजील में कॉप 30 जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 30 30वां सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? ब्राजील में। फिर यहां भी हमने किया था जैव विविधता क्षरण पर। जैव विविधता क्षरण पर 2024 में कॉप 16 आयोजित किया गया था। 16वीं बैठक जैव विविधता पर कहां पर आयोजित हुई थी? कोलंबिया के अंदर कॉप 16 का आयोजन हुआ था। अब 2025 में इस साल जो कॉप 17 होगा वो कहां कंडक्ट किया जाएगा? रोम, इटली के रोम में आयोजित किया जाएगा। बहुत बढ़िया। और मरुस्थलीकरण पर जो कॉप हुआ था 2024 वाला, कहां पर? सऊदी अरब में। अभी 2024 में मरुस्थलीकरण के मामले में 2024 में। और क्योंकि UNCCD की जो बैठकें हैं, कॉप है, वो 2-2 साल के बाद होते हैं, तो अब अगला कॉप जो है वो 2026 में कहां? मंगोलिया। बहुत बढ़िया। इतना तो हम लोग डिस्कस अभी तक कर चुके हैं। अब इस कहानी को यहां से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर इस कहानी को आगे बढ़ाने के बाद हमें आज अपने राज्य के संदर्भ में, उत्तराखंड के संदर्भ में चर्चा करनी है SDG के ऊपर। पर उसके लिए ये कहानी बस थोड़ा सा बची है, उसके बाद अपने स्टेट पर आ जाते हैं। अब आप देखो, जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC ये संधि साइन करी गई। इसके बाद जैव विविधता के ऊपर UNCBD संधि साइन करी गई। इसके बाद मरुस्थलीकरण के मामले में ये संधि साइन करी गई। तीनों ही संधियों का जो मूल विषय है वो क्या है? UNFCCC नाम की जो संधि साइन हुई है, इस संधि में आपने किस चीज के ऊपर साइन किया है कि भैया जो लोग साइन कर रहे हैं ना, वे सभी लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर के वे सारे देश चिंतित रहेंगे और जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटा जाए उसके लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। अब इसके कॉप सम्मेलन हो रहे हैं। पहला कॉप सम्मेलन जब हुआ 1995 में, फिर कॉप सम्मेलन जब दूसरा हुआ तो 1996 था। अब कॉप सम्मेलन जब तीसरा था, जो थर्ड कॉप था ना, तीसरा जो कॉप था 1997 का, तो 1997 के तीसरे कॉप में, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं? जलवायु परिवर्तन पर। तो जब जलवायु परिवर्तन पर तीसरा कॉप साइन किया गया, जलवायु परिवर्तन पर जब कॉप 3 का आयोजन किया गया, तो आप देखो 95 से काउंट करो। 1995 में पहला कॉप हो रहा है जलवायु परिवर्तन पर, 96 में 2, 97 में तीसरा। तो जो कॉप 3 है ना, ये कॉप 3 कौन से साल में कंडक्ट करवाया गया? 1997 में। तो 1997 में जब तीसरा कॉप हो रहा था जलवायु परिवर्तन पर, तब दुनिया के सभी देशों ने जलवायु परिवर्तन के मामले में ये माना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत शामिल किया जाए। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत शामिल हो गई, तो जैसे हम लोग अभी आप देखो जलवायु परिवर्तन के मामले में, जैसे हम लोगों ने उधर साइन किया था 1987 ईस्वी के अंदर, कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पहले ये डिसाइडेड था ना कि हर वो गैस जो जलवायु परिवर्तन के लिए हानिकारक है, ओजोन के लिए हानिकारक है, उसको हम कम करेंगे। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मिथाइल कार्बाइड ये सब गैसेस थी। तो 1997 में जब थर्ड कॉप हो रहा है जलवायु परिवर्तन पर, तो यहां पर यह सहमति बनी कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी आप लोग ग्रीन हाउस गैस का दर्जा दें, ताकि दुनिया भर के देश कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका प्रयोग भी धीरे धीरे कम करते 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 इसको समाप्त कर ले। तो 1997 में ये जो बात मैंने आपको कही है कि ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रीन हाउस गैसों के अंदर ऐड कर दिया गया, ये डिसीजन 1997 कॉप 3 में जब लिया गया, तो कॉप 3 हो रहा था जापान के क्योटो में। इसलिए 1997 के इस प्रोटोकॉल को क्या कह देते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल कह देते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, ये इसको नाम दे दिया जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे आ गया? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपके ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों का प्रयोग कम करने से संबंधित एक प्रोटोकॉल था, जिसे कब साइन किया गया? तो आपको याद रखना है 1997 में।
तो जलवायु परिवर्तन पर जो UNFCCC के अंतर्गत कॉप होते हैं, उन कॉप में जलवायु परिवर्तन के 2 कॉप सम्मेलन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कॉप 3 1997 जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। बाकी साल में क्या हो रहा है ना कि एक कॉप की समिट हो रही है, आप जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हो, कैसे इनको कम किया जाए, इस चीज के बारे में कुछ ना कुछ विचार सभी देश अपने अपने स्तर पर प्रस्तुत करते हैं। लेकिन 97 का कॉप इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहां प्रोटोकॉल पर साइन किया गया कि CO2 को भी अब ग्रीन हाउस गैस माना जाए और ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव जो है, इनका प्रयोग धीरे धीरे कम किया जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल में 2 बातें याद रखनी है, एक तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों का प्रयोग प्रत्येक देश कम करे, एक, और दूसरा क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्या किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैसों का दर्जा देने के ऊपर सभी दुनिया भर के जितने भी देश है वो साइन करने लगे। तो कौन सा कॉप था ये, 3rd कॉप। और पहला कब हुआ था, 95 में। तो अगर पहला कॉप 95 में हुआ है तो 10वां कब होगा, 10वां कॉप 10। तो आप खुद से आइडिया लगाओ, पहला कॉप और कहां पर हुआ था, कल आपने किया, फर्स्ट कॉप कहां हुआ था, बर्लिन, जर्मनी के बर्लिन में पहला कॉप हुआ था। तो कॉप जो 10 होगा, आप सीधा आइडिया लगाओ, 95 + 10 जाओ, कौन से साल में, 2005 में। तो जब हम 2005 में पहुंचे तो 2005 में हम कौन से कॉप में पहुंचे हुए, 10 में। फिर इसमें +10 और करो, तो +10 और करोगे तो कॉप 20 पहुंच जाएंगे। तो कॉप 20 किस साल में होगा, कॉप 20, अभी हम 2025 में ना, तो कॉप 30 हो रहा है, तो कॉप 20 कब होगा, 2015 में। तो जब कॉप 20 हुआ तो कॉप 20 जो बैठक आयोजित करी गई वो आयोजित हुई थी पेरिस में, और वर्तमान में 2015 में, 2015 में जो कॉप का 20वां चक्र था वो पेरिस में आयोजित किया गया, और वहां पर भी हमने ग्रीन हाउस प्रभाव और जलवायु परिवर्तन में जो घातक आज के समय गैसें हैं उनके प्रभाव को कम करने के लिए पेरिस प्रोटोकॉल साइन किया। तो UNFCCC के अंतर्गत ये 2 प्रोटोकॉल भी आपको ध्यान रखने, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और कॉप 20 पेरिस में साल 2015 में पेरिस प्रोटोकॉल, जिसमें जलवायु परिवर्तन में जो भी बाधक चीजें हैं उन बाधक चीजों को कम करने के ऊपर एक बार फिर से साइन किए गए। और इस कहानी को आप थोड़ा यहीं पर रोक के रखना क्योंकि आगे SDG की कहानी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना, 2015 से। तो फिलहाल आप याद रखना कि इस UNFCCC ये जो संधि हुई थी 1992 में, इसके अंतर्गत कितने प्रोटोकॉल साइन हुए, 2, जिसमें से आपके पेपर के लिए, खासकर प्रीलिम्स वाले पेपरों के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, और तुम्हारे पास अपने आप में पर्यावरण भी एक सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट एक सब्जेक्ट है, तो वहां पर ये डाटा आपके काम आ सकते हैं। इनको इसलिए आप ध्यान रखें, क्योटो प्रोटोकॉल और दूसरा पेरिस प्रोटोकॉल। दोनों ही प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन में जो भी चैलेंजेस है हमारे सामने, उन सभी चैलेंजेस को समाप्त करने के लिए ये 2 प्रोटोकॉल जो है वो साइन किए गए। अब आओ जैव विविधता क्षरण के ऊपर। तो जैव विविधता क्षरण के लिए UNCBD ये संधि 1992 में साइन हुई, जो 93 से प्रभावी हुई। अब UNCBD पर आप कॉप समिट आयोजित करवाते रहते हो, तो ये जो UNCBD है ना, तो इस संधि के तहत जैव विविधता को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉलों पर साइन किए गए हैं। पहला प्रोटोकॉल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसका स्थान बहुत बार बदलता रहा। तो जैव विविधता के मामले में UNCBD ट्रीटी के तहत साल 2000 ईस्वी के अंदर पहला जो प्रोटोकॉल साइन किया गया उसको बोलते हैं कार्टिजीना प्रोटोकॉल। और ये कार्टिजीना प्रोटोकॉल जो है, कनाडा का एक शहर था कार्टिजीना, तो कनाडा के कार्टिजीना नामक शहर में साल 2000 ईस्वी में जैव विविधता के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जो नए चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे समाप्त करें, इसके लिए साल 2000 ईस्वी में कनाडा के कार्टिजीना में एक प्रोटोकॉल जो है उस पर हस्ताक्षर किए गए। और कार्टिजीना नाम का ये जो प्रोटोकॉल हुआ ना, इसमें आप कुछ बेसिक बातें समझो। वैसे आपके पास बायोटेक्नोलॉजी भी एक टॉपिक है, वहां कार्टिजीना प्रोटोकॉल का एक बार उल्लेख हो सकता है। क्या हुआ देखो, जैसे आप सपोज करो कि कोई ऐसा देश है जो आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नेपाल ले लेते हैं उदाहरण के लिए, कि नेपाल एक देश है जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, ठीक है। अब नेपाल में सपोज करो कि कोई ऐसी औषधि या कोई ड्रग ऐसा मिल जाता है हमको जो वैश्विक स्तर पर किसी बीमारी के मामले में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। मान लो कि नेपाल के अंदर X नाम की एक औषधि हमको प्राप्त हुई। अब क्योंकि ये देश आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है,
तो अगर इसको एक्स नाम की ये औषधि मिली है तो ये इस औषधि से ड्रग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है। ऐसी कंडीशन में नेपाल ने ये एक्स नाम का ड्रग किसी एक देश को जाकर के सेल कर दिया। ठीक है, अब ये औषधि या ये ड्रग नेपाल ने किसी देश को अगर जाकर के सेल कर दिया तो उस देश ने इस ड्रग या इससे जो मेडिसिन बनी उसका पेटेंट हासिल कर दिया। अब वो देश इसका पेटेंट हासिल करता है तो ऐसी कंडीशन में उस दवाई का मैन्युफैक्चरिंग कौन कर सकता है? यही देश कर सकता है। तो इसी के लिए कार्टिजिना नाम का एक प्रोटोकॉल आया जिसमें यह कहा गया कि जो उत्पादक राष्ट्र है ना, उत्पादक राष्ट्रों को भी ऐसे ड्रग या बायोटेक्नोलॉजी में जो नई नई तकनीकियां प्रयोग की जा रही है, उन नई तकनीकियां या ऐसी औषधियां अगर कोई बनाता है जिससे पूरी दुनिया को यदि लाभ हो रहा है, तो पेटेंट वाला देश इस प्रकार के प्रतिबंध ना लगाए उत्पादक देश पर कि वो इस ड्रग का यूज ना कर सके। मतलब ये ड्रग जो नेपाल में उत्पन्न हुआ है ना, इस ड्रग का उपयोग नेपाल भी कर सके, इसके लिए कार्टिजिना नाम का एक प्रोटोकॉल साल 2000 ईस्वी में किस देश में आयोजित किया गया? तो ये कनाडा के अंदर कार्टिजिना प्रोटोकॉल आया, जिसमें कहा गया कि जैव विविधता, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इस बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत जो उत्पादक राष्ट्र होंगे उनको भी उस ड्रग या उस औषधि या उस कोई भी जैविक चीज है उसका प्रयोग करने की अनुमति दे दी जाए। इसके अलावा अगर आप एजेंडा 21 पर आएंगे तो एजेंडा 21 पर ध्यान रखना कि 1992 में 21वीं शताब्दी की जो भी पर्यावरणीय चिंताएं थी उनके लिए रियो डी जेनेरियो में एजेंडा 21 तैयार किया गया था। अब इस एजेंडा 21 के अंतर्गत ये डिसाइड हुआ कि कुछ कुछ वर्षों के बाद जो हमने यहाँ पर एजेंडा 21 तैयार किया है, इस एजेंडा 21 को लागू करने के लिए हर देश को कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। आपने 21वीं शताब्दी में जो पर्यावरणीय संकट हमारे सामने, उनसे निपटने के लिए सब देश तैयार हो जाओ। तो कैसे आप पर्यावरणीय संकटों से निपटोगे कि हमारे देश में आप आज देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल, क्योंकि ये ऐसे संसाधन हैं जो धीरे धीरे भविष्य की पीढ़ियों तक खत्म हो सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज्यादा फोकस कर रही है हमारा देश, हर ही देश कर रहा है। जैसे हम लोग बिजली का उत्पादन कर रहे हैं डैम से, तो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं तो वो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित बिजली बना रहे हैं। आप डैम बनाओगे तो पानी उसमें यूज होगा, खपत किया जाएगा, ग्लेशियर पिघलेंगे। इसलिए आज के समय हम लोग कौन सी एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, सोलर एनर्जी पर। तो यही तो एजेंडा 21 है ना, धीरे धीरे हम लोग क्या करें, सतत। एजेंडा 21 का सीधा सीधा संबंध किससे है, सतत विकास से है, कि सतत विकास पर जोर दिया जाए। विकास ऐसा करो आप जिससे भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहें। तो अब ये जो एजेंडा 21 है ना, इसके लिए हर देश ने कुछ ना कुछ कदम उठाए होंगे। हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी, ये सब नए इनोवेशन है जो सरकार ने नए कदम उठाए हैं। तो एजेंडा 21 को लागू करने के लिए दुनिया भर के सभी देशों ने जो जो कदम उठाए हैं, दुनिया के हर देश ने जो कदम उठाए हैं, उन कदमों का मूल्यांकन करना भी जरूरी था। ये देखना भी तो जरूरी होगा कि आपने एजेंडा 21 को लागू करने के लिए आप अपने देश में कौन कौन से कदम उठा रहे हो और उनसे हमको क्या क्या फायदा होने वाला है पर्यावरण संरक्षण में। तो इसके लिए एजेंडा 21 के अंतर्गत 3 समिट आपको ध्यान रखने हैं। पहला समिट जो हुआ उसे रियो +5 कहते हैं, दूसरा समिट जो हुआ उसे रियो +10 कहते हैं और तीसरा समिट जो हुआ उसे रियो +20 कहते हैं। और इन 3 सम्मेलनों के साथ ही शायद हम एसडीजी की तरफ भी चले जाएंगे। तो एजेंडा 21 के अंतर्गत आप बनाओ 3 और सम्मेलन, रियो +5, रियो +10 और रियो +20। एजेंडा 21 जो पृथ्वी सम्मेलन में उठाया गया था, एजेंडा 21, इस एजेंडा 21 को लागू करने के लिए ये रियो +5, +10 और +20 क्या है, तो वैश्विक स्तर पर एजेंडा 21 को लागू करने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करने के लिए जो सम्मेलन बुलाए गए, उन्हें रियो +5, रियो +10 या रियो +20 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रियो +5, रियो +10 और रियो +20। तो क्या है ये तीनों, अगर आपने कर दिया तो इस एक स्लाइड में इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले रियो +5। रियो +5 तो आप
आइडिया लगा सकते हैं 92 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था +5, 5 साल आगे चलो कौन से साल में पहुंच जाएंगे 1997। तो 1997 में जब रियो +5 सम्मेलन आयोजित किया गया, कहां पर, न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में ये जो रियो +5 सम्मेलन आयोजित किया गया, इस सम्मेलन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था कि पृथ्वी सम्मेलन में हमने बात करी है एजेंडा 21 की, और ये जो एजेंडा 21 है इसको लागू करने के लिए, एजेंडा 21 को लागू करने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए, कि वैश्विक स्तर पर हम एक बार जरा एवोल्यूशन भी कर लें, एक बार हम मूल्यांकन भी कर लें कि ठीक दिशा में जा रहे हैं हम लोग की गलत दिशा में जा रहे हैं। तो उसके लिए एजेंडा 21 को लागू करने के लिए उठाए गए प्रयास या कदमों का मूल्यांकन करने के लिए साल 1997 में रियो +5 का आयोजन न्यूयॉर्क सिटी में किया गया। ठीक है, क्योंकि 92 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो इसको पृथ्वी +5 भी कह सकते हो आप। रियो +5 इसलिए क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसी को हम लोग पृथ्वी +5 भी कह देते हैं। कौन से साल में हुआ है, 5 साल जोड़ दो आप आगे। फिर चलो रियो +10। अब ये जो रियो +10 है ना, रियो +10 जो है कब होगा, ये कौन से साल में, +10 साल और आगे चले जाओ, कब, 2002 में। कहां पर आयोजित किया गया, जोहानसबर्ग में। और जोहानसबर्ग कहां पर है, साउथ अफ्रीका के अंदर है। तो साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में रियो +10 इसका आयोजन किया गया। अब जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में जो रियो +10 आयोजित किया गया, इसे नाम दिया गया वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास पर वैश्विक सम्मेलन। पहली बार सतत विकास की अवधारणा कहां से आई, आपके पास मैटर नहीं करता है ये प्रश्न जीएस में आए या उत्तराखंड में आए, कहानी की शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं कर सकते कि राज्य के संदर्भ में आपसे सतत विकास पूछा जाए और हम सिर्फ उत्तराखंड की बात करें। तो सतत विकास की अवधारणा जन्म ले लेती है 1983 के ब्रुटलैंड कमीशन से, और ब्रुटलैंड कमीशन से सतत विकास की बात चल रही है, जिस पर जोर दिया गया 1992 में। और 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 तैयार किया गया, जिसमें सतत विकास पर फोकस, जोर दिया गया कि चलो अब दुनिया के सभी देश सतत विकास की तरफ अग्रसर हो जाएं। पर सतत विकास पर पहला सम्मेलन कब हो रहा है, 2002 में। सम्मेलन स्पेशली सतत विकास पर, जो 92 का सम्मेलन है वो तो पर्यावरण संरक्षण पर है। पृथ्वी सम्मेलन का मेन थीम क्या है, पर्यावरण संरक्षण। अब सतत विकास पर वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास पर वैश्विक सम्मेलन पहली बार रियो +10 2002 जोहानसबर्ग में आयोजित किया गया। फिर यहां से इस बात पर चर्चा होने लगी कि सतत विकास पर और ज्यादा जोर दिया जाने लगा। फिर आयोजित किया गया रियो +20, रियो +20। अब ये जो रियो +20 है, इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस समय हम जिस फेज में हैं वहां पर हमारे लिए काम कौन कर रहा है, रियो +20 काम कर रहा है। क्योंकि 10 तो पीछे की बात हो गई, +5 ये तो इतिहास का बात हो गया। देखो जब हम रियो 20 में गए ना, तो यहां पर सिर्फ सतत विकास पर जोर नहीं दिया गया, सतत विकास के अलावा वैश्विक स्तर पर कुछ टारगेट तय किए गए। क्या क्या टारगेट थे, देखो सबसे पहले कहा गया कि देखो हमें इन कुछ चीजों को अचीव करना होगा। पहली चीज, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या गरीबी, तो गरीबी को समाप्त करते हैं, गरीबी उन्मूलन एक। दूसरा, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या नियंत्रण, तो जनसंख्या पर नियंत्रण कर लेते हैं। तीसरा, पूरे वैश्विक स्तर पर हम लोग सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास करें, और सामाजिक समानता के साथ साथ सतत विकास तो इसका मेन एजेंडा है ही है। तो G20 में कह रहा हूं ये जो रियो +20 समिट हुआ ना, इस रियो +20 समिट में सिर्फ सतत विकास पर जोर ना दे करके, इन चारों को आपको याद रखना, कभी आपके पास फैक्चुअल क्वेश्चन बना सकता है। गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक समानता और सतत विकास, इन 4 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। तो देखो इसके बारे में पहले सबसे पहली बात समझो, ये सब जो समिट हो रहे हैं ना, रियो +5, रियो +10, रियो +20, ये किसके तहत हो रहे हैं, ये सारे समिट एजेंडा 21 के तहत हो रहे हैं कि 21वीं शताब्दी में पर्यावरणीय संकटों से कैसे हम निपटारा करें। तो उसके लिए देखो रियो +20, इसमें गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक समानता और सतत विकास, ये थे इसके मेन लक्षित, सबसे ज्यादा फोकस्ड सेक्टर ये है, लक्षित सेक्टर ये चारों हैं।
इसके अलावा रियो +20 हुआ कहां पर था? ब्राजील में हुआ था। कब हुआ था? तो आप आइडिया लगा सकते हैं कौन से साल में? 2012 में। और ये जो रियो +20 समिट आयोजित किया गया, इसमें मेन चीज जो रिपोर्ट इसमें पेश करी गई वैश्विक स्तर पर, उसका टाइटल कई बार आपसे पूछ सकता है कि रियो +20 में वैश्विक स्तर पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई, उसका टाइटल रखा गया क्या? फ्यूचर वी वांट। इसका टाइटल रखा गया फ्यूचर वी वांट। फ्यूचर वी वांट। और फ्यूचर वी वांट नाम के टाइटल, इस टाइटल के साथ एक रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी गई, जिसमें टारगेट बनाए गए कि हमें गरीबी उन्मूलन पर कार्य करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण पर, सामाजिक समानता पर और सतत विकास पर। और साल 2012 में रियो +20 समिट कहां पर आयोजित करी गई थी? ब्राजील में आयोजित करी गई थी। अब जब ये सब कुछ दुनिया में चल रहा है, इसी दौर में यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा साल 2000 ईस्वी में, सन 2000 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि चलो ठीक है, एक तरफ तो हम लोग सतत विकास को प्राप्त करने या सतत विकास की तरफ अग्रसर हो रहे हैं सभी के सभी लोग, दूसरी तरफ साल 2000 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन के द्वारा विश्व के सभी देशों के लिए 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए। कितने? 8। कि हमें अगले 15 सालों में इन 8 लक्ष्यों को प्राप्त करना है। साल 2000 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन ने वैश्विक स्तर पर जो 8 लक्ष्य निर्धारित किए थे, इन 8 लक्ष्यों को MDG कहा जाता था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्य इन्हें नाम दिया गया। उनमें से लगभग SDG में सारे ही लक्ष्य आ जाते हैं, जैसे गरीबी, भुखमरी, इनको खत्म करना, लैंगिक समानता, ऐसे 8 लक्ष्यों की सूची बनाई गई। तो MDG गोल्स पहली बार यूनाइटेड नेशन ने किस साल में घोषित किए थे? 2000 में। और MDG लक्ष्यों की प्राप्ति का वर्ष बना दिया गया साल 2015। तो क्या कह रही है यूनाइटेड नेशन ने? क्या कहा? हम लोग 2015 तक इन 8 लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। 2015 जब आया ना, तो पता चला कि MDG के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विश्व विफल रहा। हम MDG के इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए। तो जब MDG के ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, तब साल 2015 में यूनाइटेड नेशन ने साल 2015 में अगले 15 सालों के लिए कौन से लक्ष्य निर्धारित कर दिए? SDG, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन लक्ष्यों की घोषणा कर दी गई। तो SDG लक्ष्य से पहले विश्व कौन से फेज में चल रहा था? MDG गोल्स के फेज में। और अभी हम करंट में कौन से गोल्स के फेज में चल रहे हैं? SDG। तो SDG के लक्ष्य घोषित कर दिए गए 2015, और इनके लिए टारगेटेड ईयर बनाया गया है कौन सा? कि 2030 तक दुनिया के सारे जो देश हैं, वे सभी देश वैश्विक स्तर पर इन SDG लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। तो 2015 में SDG लक्ष्यों की घोषणा करी गई, जिसके लिए टारगेटेड ईयर क्या रखा गया है? 2030 रखा गया है कि हम लोग 2030 तक SDG के इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। इन लक्ष्यों की संख्या कितनी है? इन लक्ष्यों की संख्या रखी गई है 17। टोटल कितने SDG गोल्स डिसाइड किए गए? 17 सतत विकास के लक्ष्यों की घोषणा करी है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि 2030 तक हम सतत विकास के इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक हो गया? 17। क्यों सतत विकास लक्ष्य घोषित किए गए हैं, ये एक बता दो आप। सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा का कोई तो उद्देश्य होगा ना, ऐसे ही थोड़ी कोई लक्ष्य आपने बना दिए। तो इनके लक्ष्य तो 17 है, पर इन लक्ष्यों की घोषणा के उद्देश्य कितने हैं? क्या करना चाहते हो? 17 तो आपने टारगेट बना दिया। पहला लक्ष्य है आपका भुखमरी को समाप्त करना, तो एक लक्ष्य है ना, आपने टारगेट बना रखा है, गरीबी को समाप्त करना। तो लक्ष्य नंबर 1 गरीबी को समाप्त करना। तो सर, गरीबी को समाप्त करने का मतलब सिर्फ गरीबी को कम करना नहीं है, आप उसको, लक्ष्य तो वो एक ही है, गरीबी को समाप्त करना। लक्ष्य नंबर 2 आपने रखा भूखमरी को समाप्त करना। तो आप ये देखो कि आपने लक्ष्य नंबर 2 जो बनाया, फॉर एग्जांपल भूखमरी को समाप्त करना, तो भूखमरी को समाप्त करना ये लक्ष्य यूनाइटेड नेशन ने क्यों रखा है? इसके पीछे कुछ उद्देश्य है। क्या उद्देश्य? पहला उद्देश्य वैश्विक स्तर पर, जैसे हम उत्तराखंड में बात करेंगे तो उत्तराखंड सरकार का जो लक्ष्य नंबर 2 है, उसका उद्देश्य क्या है? कि हम अपने राज्य में नाटेपन, छोटा होता है ना, कुछ लोग का हाइट होता है, नाटेपन को समाप्त कर देंगे।
और उत्तराखंड राज्य के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, अगर हम भुखमरी लक्ष्य नंबर 2 पर काम करते हैं तो जितनी भी महिलाएं हैं उनमें अमूमन एनीमिया की समस्या देखी जाती है, तो हम एनीमिया को समाप्त कर देंगे। ऐसे ही हमारा एक टारगेट ये भी है भुखमरी को समाप्त करना, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग खाद्य संरक्षण, हम लोग कहीं ना कहीं जो भंडारण है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो लक्ष्यों की संख्या तो 17 है, पर एसडीजी के जो 17 लक्ष्य घोषित किए गए उसके उद्देश्य कितने हैं, तो याद रखना 169 है। एसडीजी के लक्ष्यों की संख्या है 17, पर इन 17 एसडीजी लक्ष्यों के पीछे कितने टारगेट है, तो टारगेट है 169 चीजों को अचीव करना। टारगेट 17 है, उद्देश्य 169 है। अब इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एसडीजी लक्ष्य वैश्विक स्तर पर 2-4 बातें जान लो, फिर उत्तराखंड पर आते हैं। उत्तराखंड राज्य के मामले में, एसडीजी के मामले में राज्य क्या कर रही है, करंट अफेयर के सेक्शन में भी आपका अच्छा प्रश्न बनेगा एसडीजी का, तो एसडीजी पर फोकस करें। एसडीजी लक्ष्यों की घोषणा 2015 में करी। कौन सी संस्था है जिसने इसकी घोषणा करी, यूनाइटेड नेशन। लेकिन ध्यान रखना एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है उस पर निगरानी रखने का काम कौन सी संस्था करेगी, यूएनडीपी करेगी। एसडीजी लक्ष्यों पर निगरानी रखने का काम कौन सी संस्था करेगी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसका टारगेट है कि वह एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमने किस हद तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, क्या और प्रभावी कदम हमको वैश्विक स्तर पर उठाना चाहिए। इसके लिए नोडल एजेंसी वैश्विक स्तर पर कौन है, यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी निगरानी में एसडीजी लक्ष्यों को घोषित किया गया। घोषित किसने किया है, यूनाइटेड नेशन ने, पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, यूएनडीपी। लक्ष्यों की संख्या कितनी है, 17, और उद्देश्य कितने, 169। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम भारत की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है, नीति आयोग को बनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर ये किसकी जिम्मेदारी है कि ये देखे, निगरानी करे कि हमने एसडीजी के कितने लक्ष्य प्राप्त किए नहीं किए। ये किसका काम है, नीति आयोग का काम है। ठीक है, ये नीति आयोग की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर यह देखे कि एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले साल 2015 ईस्वी के अंदर एसडीजी के लक्ष्य घोषित किए गए। एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति का वर्ष क्या है, 2030। इस साल तक हमें ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं। वैश्विक स्तर पर एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निगरानी रखने के लिए, इस पर पूरी जानकारी, इस पर पूरी नजर रखने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, यूएनडीपी। राष्ट्रीय स्तर पर कौन जिम्मेदार है, नीति आयोग। उद्देश्य 169 है, लक्ष्यों की संख्या कुल मिलाकर के 17 है। अब आ जाओ राज्य स्तर पर, उत्तराखंड स्तर पर। अब उत्तराखंड ने एसडीजी के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। अब मामला उत्तराखंड के ऊपर आ गया। एसडीजी के जो ये 17 गोल है, एसडीजी के जो 17 लक्ष्य हैं, इनके संदर्भ में उत्तराखंड के बारे में अब आप डिस्कशन करो जी। 2015 से 2015 में लक्ष्यों की घोषणा हुई है और ये लक्ष्य प्रभावी हुए 2016 से, 1 जनवरी 2016 से ये लक्ष्य प्रभावी हो गए। उनकी घोषणा 15 में हुई है और सारे देश इनके ऊपर काम करना कब स्टार्ट करेंगे, 1 जनवरी 2016 से ये लक्ष्य वैश्विक स्तर पर प्रभावी हो गए। 2030 तक हमें ये रिजल्ट अचीव करने हैं। अब देखते हैं 2030 तक हम एसडीजी के लक्ष्यों को किस हद तक प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आप मेरी बात को समझो। उत्तराखंड में एसडीजी के 17 लक्ष्यों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, राज्य स्तर पर सबसे पहले एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है। जैसे वैश्विक स्तर पर यूएनडीपी नोडल एजेंसी है, राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग। ठीक उसी प्रकार से राज्य स्तर पर यह किस विभाग की जिम्मेदारी है कि हम एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी कौन बना है, नियोजन विभाग बना है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, नियोजन विभाग, राज्य नियोजन विभाग। ये राज्य स्तर पर एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसे क्या बनाया गया है, नोडल एजेंसी, मतलब इनका उत्तरदायित्व है। जो काम राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग करता है वही काम राज्य स्तर पर नियोजन विभाग करता है। ये देखेंगे कि हम एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस हद तक और कहां तक कामयाब हो रहे हैं। तो नोडल एजेंसी कौन है, नियोजन विभाग। फिर नोडल एजेंसी नियोजन विभाग ने क्या किया, एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए थिंक टैंक बनाया है। वो तो जवाबदेह संस्था है, उसको तो ये देखना है
कि हम इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें, किस लक्ष्य में हम पीछे छूट रहे हैं, उसके लिए क्या क्या आवश्यक कदम उठाने हैं। पर थिंक टैंक कौन है वो जो रणनीतियां तैयार करेगा कि एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू करनी है, गरीबी को 5.5% कम करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो राज्य स्तर पर एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक थिंक टैंक तैयार किया गया है जिसे CPPGG नाम दिया गया है। CPPGG नाम याद रखना, और हो सकता है कि प्रीलिम्स की परीक्षा में या हो सकता है मुख्य परीक्षा में, तो चलो इसकी भूमिका के ऊपर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। CPPGG CPPGG क्या होता है? सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस। सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, CPPGG। क्या है ये CPPGG? नियोजन विभाग के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य स्तर पर बनाया गया थिंक टैंक है, जो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विचार करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। राज्य स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नोडल एजेंसी नियोजन विभाग है, और नोडल एजेंसी नियोजन विभाग के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया थिंक टैंक CPPGG है, और इसकी स्थापना राज्य स्तर पर साल 2017 में करी गई। क्योंकि 2016 से एसडीजी गोल जो है वो प्रभावी हुए, तो 2017 में राज्य सरकार ने CPPGG की स्थापना करी, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस। आपको समझ में आ रहा है कौन विचार कौन करेगा? अभी हम लक्ष्य पढ़ेंगे ना, तो लक्ष्य में आपने कहा गरीबी को कम करना। कैसे करना है गरीबी को कम? तो हमारे राज्य में गरीबी से संबंधित कई सारी योजनाएं लॉन्च हो रखी है। अब लॉन्च हो रखी है तो किस योजना को किस हद तक कब चलाना कब नहीं चलाना, ये सब चीजें कुछ टाइम पहले आपने जैसे योजनाएं पढ़ी, अगर आपको याद होगा कृषि संबंधी जब योजना पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा कि भाई कृषि संबंधी योजना में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई थी? वो 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। फिर आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब हमारे राज्य में लागू हुआ? 2015 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब लागू हुआ? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपने कितने राशन कार्ड बनाए हैं? 3 राशन कार्ड बनाए हैं। इसमें बताओ जो पिंक राशन कार्ड वाले हैं उनको आप कितना खाद्यान्न दे रहे हो? पिंक वालों को 35.5 किलो जो आपके अंत्योदय में है। तो अब ये बताओ कि आपका एक लक्ष्य ये है कि भुखमरी को खत्म करना, तो भुखमरी को खत्म करने के लिए पिंक राशन कार्ड होल्डर को 35 किलो राशन से ही काम चल जाएगा या उसको बढ़ाना है? ये सब कौन डिसाइड करेगा? CPP। इसलिए ये थिंक टैंक है जो ये सोचेगा कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या आवश्यक कदम उठाने हैं। पर जवाबदेही किसकी होगी? नियोजन विभाग है ना। लास्ट में प्रश्न उससे पूछे जाएंगे, 2030 जब आएगा ना तब तो प्रश्न उसी से पूछे जाएंगे। तो थिंक टैंक किसे बनाया गया? CPPGG। अब सुनो दूसरी बात, वैश्विक स्तर पर एसडीजी के कितने लक्ष्य हैं? 17। उत्तराखंड राज्य ने एसडीजी के कितने लक्ष्य अपनाए हैं? तो याद रखना 15। हमारे राज्य में एसडीजी के कितने लक्ष्यों को अपनाया गया है? 15 लक्ष्यों को अपनाया गया है। जबकि यूनाइटेड नेशन ने कितने लक्ष्यों की घोषणा करी है? 17। और हमारे राज्य में एसडीजी के कितने लक्ष्य अपनाए गए? 15। क्यों अपनाए गए 15? देखो लक्ष्य नंबर 17 जो है, इस लक्ष्य नंबर 17 का टाइटल है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक भागीदारी। सब लोग मिलजुल के इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें, ये भी अपने आप में एक लक्ष्य है। तो जो लक्ष्य नंबर 17 है, एसडीजी का जो लक्ष्य नंबर 17 है, ये राष्ट्रीय स्तर पर लागू है, मतलब ये किसी भी राज्य में लागू नहीं है। इसके लिए भारत जिम्मेदार है, केंद्र जिम्मेदार है लक्ष्य नंबर 17 के लिए। तो 17 में एक लक्ष्य तो ये चले गया, अब बच गए 16 लक्ष्य। दूसरा ध्यान रखना, लक्ष्य नंबर, अभी हम लक्ष्यों के ऊपर चलेंगे इसके 17 लक्ष्यों के ऊपर, लेकिन ध्यान रखना लक्ष्य नंबर 17 जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो रखा है। और लक्ष्य नंबर 17 क्या है? लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैश्विक भागीदारी, सब लोग मिलजुल करके इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक साथ आ गया है। ये राज्यों की जिम्मेदारी नहीं है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, उन्होंने सेंटर को दे रखा है। तो अब हमारे पास लक्ष्य 17 से एक तो वैसे ही कम हो गया। दूसरा याद रखना, लक्ष्य नंबर 14
एसडीजी का लक्ष्य नंबर 14 क्या है? एसडीजी का लक्ष्य नंबर 14, एसडीजी के लक्ष्य नंबर 14 का टाइटल है जल में जीवन, यानी जलीय जीवन, जलीय जीवों की रक्षा करना। जल में जीवन उसका टाइटल है। जलीय जीव, जलीय मतलब पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है उनकी रक्षा करना। अब क्या है ना कि हम लोग जैसे उत्तराखंड में रहते हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ा देर आप समझो, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना बिहार और पश्चिम बंगाल भी छोड़ दो, बिहार में आप आ जाओ तो आपने देखा डॉल्फिन के लिए एक अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है बिहार में। क्यों? क्योंकि बिहार में जो डॉल्फिन नाम की मछली है, पानी में रहने वाली मछली है, वो उस पर संकट है ना, उसकी संख्या धीरे धीरे घट रही है, इसलिए हमने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी बना दिया। उसके लिए अलग से विक्रमशिला अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बना दी। तो बिहार वालों के पास एक जीव ऐसा है पानी में रहने वाला जो संकटग्रस्त है, तो वो उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक कदम उठाएंगे। ऐसे ही आप ओडिशा चले जाएं तो ओडिव रिजले, वो एक टर्टल है वहां का, कछुआ, तो उसकी बहुत चर्चा है, उसको बचाने के लिए वहां की सरकार प्रयास रहते हैं। उत्तराखंड में जल में रहने वाला कौन सा ऐसा जीव है जो संकटग्रस्त है? कहाँ है यहाँ कोई? यहाँ ऐसा कोई स्पीसीज है क्या जो पानी में रहता हो और बहुत संकटग्रस्त हो? हमारे राज्य में आप देखो बाघ, कस्तूरी मृग, एक उधर रहता है हिम तेंदुआ, और आप काला भालू, ये कुछ स्पीसीज है। और आपका हिमालयन जो बटेर होता है, बटेर, ये तो मतलब स्थलीय प्राणी है जो संकटग्रस्त है। तो जलीय प्राणी तो हमारे यहाँ कोई संकटग्रस्त है ही नहीं, इसलिए उत्तराखंड में लक्ष्य नंबर 14 को भी लागू नहीं किया गया है। तो 2 कम हो गई है, ये दोनों राज्य स्तर पर लागू नहीं है। लक्ष्य नंबर 17 और लक्ष्य नंबर 14 राज्य स्तर पर लागू नहीं है, इसलिए उत्तराखंड ने एसडीजी के कितने लक्ष्य अपनाए हैं? 15। 17 थे, एक राष्ट्रीय स्तर पर लागू है, और लक्ष्य नंबर 14 हमने अपनाया नहीं। तो फिर उत्तराखंड में एसडीजी के लक्ष्य कितने बचे? 15। थिंक टैंक कौन बना है? CPPG, और नोडल एजेंसी कौन है? नियोजन विभाग। अब एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने अपना जो दस्तावेज तैयार किया है उसका नाम याद रखना है क्या? उसका नाम है उत्तराखंड विजन 2030। उत्तराखंड विजन 2030। अब इसके ऊपर भी लास्ट में हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड विजन 2030, इसमें राज्य सरकार ने अपने कुछ टारगेट तय किए हैं कि 2030 तक हम क्या क्या अचीव करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए आप समझो, इन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में हम प्रतिवर्ष 1 यानी 1.5% की वृद्धि हासिल करेंगे। विनिर्माण क्षेत्र में हम लोग 7% की वृद्धि हासिल कर लेंगे 2030 तक। ऐसे ही हम लोग गरीबी को 5.5% तक कम कर देंगे। इस प्रकार के जो लक्ष्य है वो वैश्विक स्तर पर, राज्य स्तर पर उत्तराखंड के एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्तराखंड सरकार ने जो दस्तावेज तैयार किया है उसका नाम क्या है? उत्तराखंड विजन 2030। इस डॉक्यूमेंट में राज्य स्तर पर सरकार ने अपने टारगेट तय किए हैं, एसडीजी के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने टारगेट तय किए। और उत्तराखंड में ये जो 15 लक्ष्य हैं एसडीजी के, इनके लिए 4 वर्ग बने हैं, पर इन सबसे पहले हमको एसडीजी के लक्ष्य पता होने चाहिए, तभी जाके आगे की चर्चा सार्थक होगी, नहीं तो डिस्कशन नहीं कर सकते। कितने टोटल लक्ष्य है? तो टोटल 17 लक्ष्य देखो आपको, क्योंकि आप जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं वहां प्रीलिम्स में आप देखो यूकेपीएससी वालों का फेमस ट्रेंड है वो लक्ष्य। आजकल तो पूरे इंडिया में कहीं का भी पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर करवा रहा है तो लक्ष्यों की नंबर पूछ लेगा। चौथा भी कोई पेपर हुआ था ना हाल फिलहाल, अभी कोई पेपर जो रिसेंटली हुआ है यूकेपीएससी का, उन्होंने लक्ष्य नंबर 4 पूछ लिया, 5 पूछ लिया, या कभी कभी आपको 3-4 लक्ष्यों में ये छांटने को मिल सकता है कि कौन सा लक्ष्य है, कैसा लक्ष्य है। तो लेकिन लक्ष्य आपको याद रखने हैं, 17 के 17 लक्ष्य, बहुत कठिन नहीं है, आप आराम से इनको याद कर सकते हैं। देखो लक्ष्य नंबर 1 एक बार कोशिश करेंगे, अगर आप याद कर लो तो बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5, ये तो है सबसे आसान, पहले इन 5 पे फोकस करो। एसडीजी का लक्ष्य नंबर 1 2 3 4 5, एक कीवर्ड उठा लो। प्रत्येक लक्ष्य का एक कीवर्ड आपके सामने रहेगा, आप ऑप्शन देके उसको टिक कर सकते हैं, या कीवर्ड से आप आगे की कहानी बना सकते हैं। लक्ष्य नंबर 1 है विश्व से गरीबी को समाप्त करना, तो मैं सिर्फ गरीबी लिख दे रहा हूं। लक्ष्य नंबर 1, एसडीजी का लक्ष्य नंबर 1, वैश्विक स्तर पर गरीबी को खत्म कर देना। 5 सबसे कॉमन, देखो सबसे कॉमन जिनके बारे में हमेशा ही चर्चा होती है, गरीबी। नंबर 2 भुखमरी को समाप्त करना। नंबर 3 स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा सके। नंबर 4 शिक्षा को सर्वसुलभ बनाए, सब लोगों तक शिक्षा पहुंचा दे। और नंबर 5 लैंगिक समानता, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी। तो ये है लक्ष्य नंबर 5। देखो आप 5 तो सबसे आसान है जी,
लक्ष्य नंबर 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले ये 5 लक्ष्य जो है ये तो आपको ध्यान से याद रखने। 5, 1, 2, 3, 4, 5 याद कर लोगे। देखो मैं फिर से लिख देता हूँ। SDG के टोटल 17 लक्ष्य। फिर हम राज्य स्तर पर बात करते हैं। 1 नंबर क्या, बोलो क्या, गरीबी। 2, भुखमरी को समाप्त करना। 3, ये देखो ये 4 तो कितनी कॉमन सी प्रॉब्लम है ना, स्वास्थ्य शिक्षा। बस शिक्षा को पहले मत लिख देना। गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य शिक्षा। गरीबी को मिटाना, भुखमरी को समाप्त करना, स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वसुलभ बनाना, सब लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके, शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। राज्य के अंदर सभी लोग कम से कम प्राथमिक स्तर पर, उत्तराखंड विजन में हमारा टारगेट है कि प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग 100% शुद्ध नामांकन हासिल कर लें, मतलब सारे बच्चों को स्कूल भेज दें। और 5वें नंबर पर लैंगिक समानता। तो 5 तो रखो ये याद। और 5 कभी दिक्कत करेंगे भी नहीं। और 5 में होगा क्या ना कि अगर टॉप 5 से क्वेश्चन आता है तो वो आसान क्वेश्चन माना जाएगा, है ना। अगर 5 से आता है तो वो आसान क्वेश्चन होगा। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 17 है ना ये टोटल। अब यहां से चलो 14 मैंने अभी बताया था आपको, 14, 15, 16, 17। अब इन पर चर्चा कर लेते हैं। 14 अभी कहा हमने, क्योंकि लक्ष्य नंबर 14 हमारे राज्य में लागू नहीं है। क्या था लक्ष्य नंबर 14? जलीय जीवों की रक्षा। जल में जीवन, जल में जीवन यानी जलीय जीवों की रक्षा। अब जल के बाद और कहां रहते हैं प्राणी? स्थल में। तो लक्ष्य नंबर 15 है स्थलीय जीवों की रक्षा। ये देखो जल स्थल ये दोनों साथ में है, तो 14, 15 आराम से याद हो सकते हैं। 14 याद करने के पीछे आपके पास लॉजिक ये भी है कि हमारे राज्य में लक्ष्य नंबर 14 जो है वो लागू नहीं है, तो इसलिए आपको याद भी आ जाएगा कि लक्ष्य नंबर 14 जलीय जीवों की रक्षा करना, लक्ष्य नंबर 15 स्थलीय जीवों की रक्षा करना, लक्ष्य नंबर 16 शांति और न्याय के लिए। एक तो वैश्विक स्तर पर शांति और न्याय स्थापित करने के लिए संस्थाएं स्थापित की जाए। ऐसी संस्थाओं की हम लोग स्थापना करें जो पूरे विश्व में प्रत्येक, एक तो शांति का प्रचार प्रसार करें, शांति व्यवस्था स्थापित करें, और दूसरा न्याय के लिए कार्य करने, शांति और न्याय संबंधी संस्थाएं। एक तो वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करें और न्याय प्रदान करने वाली संस्थाओं पर फोकस किया जाए, या फिर उनको सुचारू रूप से चलाया जाए या स्थापना उनकी करी जाए। 16, 17 मैंने कहा राष्ट्रीय स्तर पर लागू है। क्या है लक्ष्य नंबर 17? कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक सबसे कीवर्ड में लिख देता हूं, वैश्विक भागीदारी। वैश्विक स्तर पर सभी लोग एक साथ। अच्छा, एसडीजी में सबसे मजेदार बात यह है जो एमडीजी में नहीं थी, कि एसडीजी लक्ष्यों के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, प्राइवेट एजेंसियां जो है वो भी एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में फ्रंट फुट पर आ सकती है। दूसरा, एसडीजी लक्ष्यों में एमडीजी की तरह गलती नहीं करिए, ये लक्ष्य सभी के लिए समान है, चाहे आप विकसित राष्ट्र हो या विकासशील, सबके लिए एक समान रूप से ये लक्ष्य लागू किए गए। तो जो जोन अपने को दिक्कत करने वाला है ना, वो 6 से 13 वाला ही होगा, हमेशा बीच वाला ही सबसे ज्यादा परेशान करता है। देखो तो ये इतना आप कर लेंगे एक बार। चलो एक बार देखो, तो यहां से मैं बना दे रहा हूं लक्ष्य नंबर 1, फिर हमने कहा जी 2, फिर कहा 3, फिर कहा 4, फिर कहा 5। शुरू के 5, 1 नंबर क्या? गरीबी को समाप्त करना। 2, भुखमरी को समाप्त करना। 3, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सब तक हो जाए। अगला, शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। और 5, लैंगिक समानता। ठीक है, अब आप इसको लैंगिक असमानता या समानता जो भी कहोगे, लैंगिक समानता स्थापित करना, उल्टा भी कह सकते हो लैंगिक असमानता को समाप्त करना। ठीक है, फिर यहां से याद कर लो 14 में लागू नहीं है जो हमारे राज्य में, क्या? स्थलीय नहीं, जलीय जीवों की रक्षा। 15, स्थलीय जीवों की रक्षा। 16, वैश्विक स्तर पर शांति और न्याय के लिए, तो मैं शांति और न्याय लिख देता हूं, संस्थाएं स्थापित करें, शांति व्यवस्था स्थापित करें। और 17, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैश्विक भागीदारी, वैश्विक स्तर पर भागीदारी। अब 6 से 13 तक के जो लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों के लिए सीधी सी कहानी याद रखना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अब इसके लिए मेरी अलग ही थ्योरी है, क्या तुम भी अपनी बना सकते हो तो बना लो। मेरा अचानक से जुड़ गया, क्लास में आने से पहले मेरी एक थ्योरी जुड़ गई इसमें। अब तुम्हारी जुड़ जाए तो बहुत बढ़िया, ना जुड़े तो मेरी ही जोड़ दो। क्या देखा मैंने क्या दिमाग लगाया? मैंने दिमाग ये लगाया अपना, ये मेरा पर्सनल है, और चाहो तो मेरा वाला ही उठा दो या अपना खुद का बना दो। मैंने जब लक्ष्य नंबर 6 पढ़ा तो लक्ष्य नंबर 6 पढ़ के मेरी थ्योरी ये जुड़ी कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, और अभी भी 6 बजे उठता हूँ मैं।
अब मेरा ये उठा सिस्टम ये हुआ कि 6 बजे मैं सुबह उठता हूँ और 6 बजे उठ के सबसे पहला काम, मुझे नहीं पता तुम क्या करते, पर मैं क्या करता हूँ 6 बजे उठ के पानी पीता। भाई 6 बजे उठ के क्या करना मैं पानी पी रहा शाम को। तो मेरा तो सेट हो रहा है, देखो 6 नंबर कि मैं सुबह उठा यार, मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरा रूटीन पूरा सेट हो गया कि मैं सुबह उठा और उठते ही मैंने सबसे पहले क्या किया, पानी पिया। तो लक्ष्य नंबर 6। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट वर्ड लिख देता हूँ, वैसे पूरा क्या है, साफ पानी तथा स्वच्छता। तो क्योंकि मैं 6 बजे उठ करके पानी पीता हूं, इसलिए मुझे 6 से याद रह गया कि 6, लक्ष्य नंबर 6 पानी, साफ पानी और स्वच्छता, इसे हासिल करना, लक्ष्य नंबर 6 रखा गया 6 बजे। अब आजकल की कंडीशन में ये चीज़ बिल्कुल सेट बैठ रही है कि 6 बजे आप उठे, तुमने पिया पानी। अब तुम्हारा नहीं मेरे को पता, पर मेरा, मुझे लग रहा है तुम्हारा भी ट्रेंड यही होगा कि 6 बजे से लेके 7 बजे तक, क्योंकि कोचिंग तो 8 बजे है ना, आजकल कोचिंग सर्दियों में 8 बजे है। तो 6 बजे मैं उठ गया, वो नींद गर्मियों से आदत पड़ी है 6 बजे उठना है, तो 6 बजे उठा। 6 से 7 हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 बजे से 7 बजे तक क्या करते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, 6 से 7 फोन चलाता हूँ, तुम भी चलाते होंगे। अभी सुबह सुबह उठ लिए, अभी पूरा फोन पे रील्स लगा दी, ये सब ये चल रहा है। 7 बजे तक किसमें हिम्मत है आजकल सर्दियों में बिस्तर से बाहर आने। अब क्योंकि मुझे कोचिंग आना है, कोचिंग के लिए मैं 8 बजे निकल जाता हूँ, तो मैं बेड से कब उठ रहा हूँ, तो अमूमन मतलब 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, पर मेरा मानना ये है कि 7 बजे मैं बेड से उठा। 7 बजे की स्थिति सोचो, आजकल 7 बजे उजाला है कि अंधेरा ही है, ऑलमोस्ट अंधेरा ही है। अब 7 बजे आप उठे, पहला काम क्या करोगे, बेड से उठने के बाद पहला काम क्या है तुम्हारा, लाइट खोलना ना, लाइट तो खोलनी पड़ेगी। लाइट तो बस 7 बजे आ तो गया लाइट। 6 बजे उठा, पानी पिया और 7 बजे लाइट। लाइट का मतलब है स्वच्छ ऊर्जा, साफ और स्वच्छ ऊर्जा, साफ तथा स्वच्छ ऊर्जा। मेरा काम हो गया, तुम अपना अपना देख लेना इसमें। मेरे 13 तक पूरे सेट हैं, 13 तक। अब तुम अपने हिसाब से देख लो लक्ष्य नंबर। मेरा मानना ये है कि प्रीलिम्स में पेपर छोटा हो, लोअर पीसीएस तक के पेपर में हो सकता है यहां निपटा दे तुमको 5 लक्ष्यों तक, जो कि चांसेस कम है। अब पुराने हो गए प्रश्न, तो अब लक्ष्य बीच में घुस के लक्ष्य नंबर 11 बता दो, 12 बता दो, 7 को जरूर याद रखना। इसलिए कि जो एसडीजी की 2023-24 की रिपोर्ट आई है, इसमें हम लोग 1 नंबर पे 100 अंक मिले हैं हमको। साफ तथा स्वच्छ ऊर्जा में उत्तराखंड को 100 नंबर मिले, इसलिए लक्ष्य नंबर 7 फोकस करना। हम लोग को और में 83, 82, 86 इतने नंबर मिल रहे हैं, लेकिन साफ तथा स्वच्छ ऊर्जा में उत्तराखंड को अभी एसडीजी 2023-24 में 100 मार्क्स मिले हैं, मतलब फर्स्ट रैंक मिली है। तो इसका मतलब साफ तथा स्वच्छ ऊर्जा 100, मतलब रैंक 1 नहीं है, पर नंबर कितने आगे 100। तो साफ तथा स्वच्छ ऊर्जा। चलो जी, मैं उठा 6 बजे, मैंने पिया पानी, 7 बजे खोली लाइट। लाइट मतलब एनर्जी, ऊर्जा। 8 बजे कहाँ निकल रहा आप, 8 बजे कहाँ जा रहा मैं, कोचिंग, काम पे जा रहा ना। 8 बजे आप कहाँ के लिए निकल रहे हैं, काम के लिए। तो लक्ष्य नंबर 8 वही तो है, अच्छा काम। और अच्छा ये कोचिंग वाला ठीक ही तो है, अच्छा काम तथा आर्थिक विकास। मैं 8 बजे काम पर निकलता हूं, इसलिए मुझे यहां से याद रह गया अच्छा काम तथा आर्थिक विकास। ये है एसडीजी का लक्ष्य नंबर 8। 6 बजे मैं उठा, पानी पिया, 1 घंटा फोन चलाया, 7 बजे लाइट खोली। लाइट मतलब ऊर्जा, 7वां लक्ष्य ऊर्जा। 8 बजे निकले काम पे, तो काम पे निकले मतलब अच्छा काम और आर्थिक विकास। और यहाँ आसपास तो मैं रहता नहीं, तो वहां से यहाँ आने में लगेगा टाइम। तो लगभग मैंने ये मान लिया कि वैसे तो मैं जल्दी पहुंच जाता हूँ 8 बजे, पर मैंने ये माना कि ना 8 बजे ना पहुंचूं मैं। 9 बजे मैं पहुंच गया कोचिंग में, तो घर से निकला 8 बजे, कोचिंग पहुंचा 9 बजे। अब कोचिंग, ये कोचिंग मेरे लिए क्या है, ये कोचिंग, या फिर इस कोचिंग को क्या हम एक इंडस्ट्री मान सकते हैं। इंडस्ट्री तो है ना, मेरा ऑफिस तो यही है, ऑफिस जा रहा तो यही तो है हमारा ऑफिस। जैसे किसी ने कहा ड्यूटी जा रहा, तो कई बार बोलते रहते हैं मेरे को भी घर वाले मेरे, ड्यूटी जा रहा तू, आज छुट्टी नहीं है, 1 दिन की छुट्टी ले ले। और ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा परेशान करता है मुझे, मेरे घर वालों का सबसे खतरनाक क्वेश्चन जो परेशान करता है, 1 दिन छुट्टी ले ले। अब छुट्टी कहाँ से लेना, तो कोई यहाँ कुछ ऐसा थोड़ी ऑफिस वगैरह, पर उनके दिमाग में तो यही इमेजिनेशन होगी ना कि वहाँ पे ऐसा ही मतलब एक कंपनी टाइप की होगी। तो 9 बजे मैं पहुंचा कोचिंग में। और कोचिंग मेरे लिए क्या है, उद्योग, इंडस्ट्री, कंपनी। तो उद्योगों में नवाचार लाना, यही लक्ष्य नंबर 9 है। उद्योगों में नवाचार स्थापित करना, यही हमारे पास लक्ष्य नंबर 9 है। लक्ष्य नंबर 9 उद्योगों में नवाचार, इनोवेशन, नए तरीकों से हम लोग उद्योग धंधों में नया प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर जो उत्पाद हमारे पास है उसमें नया इनोवेशन स्थापित करें। मेरा सेट हो रहा है ना। अब अपना देख लो, 6 बजे मैं उठा, पानी, 7 बजे लाइट। इमेज बना दो दिमाग में,
6 बजे पानी, 7 बजे लाइट, 8 बजे गड़बड़ मत करना, 8 बजे काम पे निकलना है, 9 बजे कोचिंग पहुंचना है। कोचिंग मतलब एक प्रकार का क्या हुआ। और 10 बजे मैंने माना कि मेरा पहला लेक्चर हुआ, मैंने ये मान लिया कि 10 बजे मेरा पहला लेक्चर हो रहा है। और लेक्चर इस क्लास से बाहर चाहे कुछ भी हो कहानी, जब हम आ गए क्लास में, तो क्लास में आने के बाद कोई भी टीचर होगा, कोई भी मास्टर होगा, क्लास में आने के बाद पहला सिद्धांत, कल के दिन आप भी टीचिंग करें तो पहला सिद्धांत क्लास में आने के बाद टीचिंग सेक्टर का सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि आपके लिए सब लोग एक समान होने चाहिए ना। ये मान लो बस, सबको एक तराजू पर रैक करके नापो बस। यानी क्लास में जब आप आ गए तो क्लास के अंदर अब आपकी मतलब व्यक्तिगत राय क्या है, तुम्हारी व्यक्तिगत सोच क्या है, इससे थोड़ी फर्क पड़ता है ना क्लास में। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ वो बात अलग है। जब आप क्लास में आ गए तो क्लास में कौन सा एक भाव है जो टीचर के अंदर होना चाहिए, समानता का भाव, समानता। पर उल्टा कर दो इस समानता को। मान लो कि 10 बजे मैंने लेक्चर दिया असमानता के ऊपर, यानी कि वैश्विक स्तर पर असमानता को कम करना। ये हमारा लक्ष्य नंबर 10 है, असमानता को कम करना। तो मान लेता हूं कि मेरे लेक्चर का नाम ही यही है, असमानता को कम करना। तो ये मेरा लगभग मैच हो रहा, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गई इसमें। जैसे मैं 8 बजे नहीं आ पाता कोचिंग, 8 बजे ही पहुंच जाता हूं मैं, क्योंकि मैं थोड़ा पहले निकल जाता ना 7:45 पे। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ध्यान रखो। लक्ष्य नंबर 6 साफ पानी और स्वच्छता, 7 साफ तथा स्वच्छ ऊर्जा, 8 अच्छा काम तथा आर्थिक विकास, 9 उद्योगों में नवाचार स्थापित करना, 10 असमानता को कम करना, विभिन्न देशों के बीच जो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं उसको कम करना, लक्ष्य नंबर 10 है। 10 बजे मेरी क्लास खत्म हुई यहाँ। अब उसके बाद जैसे ही यहाँ सुबह का बैच खत्म होता है, और ये अब की बार झूठ नहीं कह रहा मैं, अब की बार सच बात कह रहा हूँ। 10 बजे लेक्चर खत्म करने के बाद मुझे जाना होता है नीचे वाले में, नेहरू कॉलोनी वाले में, सुबह वाले में 2 चक्कर लगाता मैं, एक सुबह भी जाता वहाँ, है ना। इसको अभिषेक को पता है, इधर 10 बजे यहाँ निकला और अब जाओ नीचे। और ये मेरे पास पूरे दिन का सबसे ज़्यादा फ्री टाइम है। इसके बाद नहीं, अब ये 12, 13, 14, 15 ये नहीं फ्री। इसके बाद तो भाई जी हालत ख़राब है। ये वाला समय मेरे पास थोड़ा सा स्लॉट फ्री रहता है, क्योंकि धर्मपुर में ना मॉर्निंग वाली जो क्लास है वो शुरू होती है 10:15 बजे से और ख़त्म होती है 11:15। अब मुझे यहाँ अगली क्लास लेनी होती है 12, तो पौन घंटे का समय है। तो यही है बस, पूरे 24 घंटे में यही टाइम है मेरे पास। तो इस समय क्या करता रहूँगा मैं तुम्हारे हिसाब से। यहाँ से जब मैं धर्मपुर जा रहा हूँ तब तो नहीं है ज़्यादा टाइम ना, धर्मपुर जाते समय तो फटाफट। उसके बाद वो जो 1 घंटे का टाइम है, जैसे वापस आते समय तो मेरे को घूमने का शौक बहुत है, तो घूमने निकल जाता हूँ। घूमने नहीं जा पाता मैं, पर थोड़ा तिरछे मिर्चे रास्तों से आता हूँ। क्या मेरे को यहाँ से और नीचे वाले कोचिंग में पहुँचने में समय लगता 7 मिनट और आने में टाइम लगता 45 मिनट। जानबूझ के लगा था ना मैं, घूमना भी तो है भाई, ये जीवन कब तक चलेगा। ये अजय पाल, धर्मपाल, पागल भी तो आदमी, तो घूम फिर के आ रहा आदमी, घूम फिर के कहाँ से घूम के आ रहा, पूरा शहर, कभी घंटाघर से घूम के आ रहे, कभी इधर से घूम के आ रहे। और जब आपके पास दिमाग में कोई टारगेट नहीं है, फ्री हो आप, तब आदमी इसी चीज़ पे ध्यान देते रहता है। कौन सी चीज़ें हम फोकस कर रहे हैं कि हम रोड पे चल रहे हैं, तब दिमाग में बस यही आ रहा कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। एक मेरा भाई ना दिल्ली में जॉब करता है, अच्छा एंटरप्रेन्योर है, बढ़िया है, अपना खुद का काम है उसका। और कुछ टाइम पहले होटल इंडस्ट्री का कोई एक मामला था जो उत्तराखंड में बहुत तेजी से चल रहा था। वो भाई पहले होटल में जॉब करता था। अब मैंने उससे पूछा कि यार तुम्हारे होटल लाइन में ना ऐसा कुछ चल रहा है, क्या है मामला जरा बता। तो उसने कहा छोड़ ना भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा है कि वैसा है, क्या फ़र्क पड़ता है, यार टाइम ही किसके पास है सोचने का। तो आदमी बिजी है, तो जब आदमी फ्री है तब उसको सब चीज़ से प्रॉब्लम है ना। जैसे रोड छोटी क्यों है, यहाँ पे गड्ढे, यहाँ पे नाली क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। तो ये वाला काम मैं भी करता हूँ पूरे दिन में 45 मिनट। जब वो आ जा रहा 11 बजे वाले आसपास में, तब मैं क्या देख रहा हूँ, तब मेरे दिमाग में भी ये चीज़ चल रही है, ये सरकार बेकार है, सड़कें बेकार, गड्ढे बेकार। यानी कि 11 से 12 वाले टाइम में मैं शहर का चक्कर लगा रहा हूँ ना। तो लक्ष्य नंबर 11 वही है क्या, कि हम लोग टिकाऊ शहरों की स्थापना करें। टिकाऊ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं ना, टिकाऊ शहर तथा सामुदायिक विकास, ये है लक्ष्य नंबर 11। तो मेरे को नहीं ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मेरा सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है। तुम अपना बनाना इसमें, लेकिन देखो 6 से लेके 13 के लक्ष्य जो बीच के हैं ये वाले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होंगे। लक्ष्य नंबर 11, तो मेरे दिमाग में तो अब ये एक थ्योरी बन चुकी है कि 11 आपने कहा तो मैं फटाक से अपना दिमाग ले जा दे रहा हूँ कि 11 बजे क्या कर रहा हूँ मैं, घूम रहा हूँ, तो शहर में घूम रहा हूँ। तो टिकाऊ शहर और सामुदायिक विकास इसको स्थापित करें। 12 बजे मैंने ये थ्योरी बनाई थी कि 6 बजे मैं उठा, पानी पिया, 7 बजे लाइट खोली तो ऊर्जा, 8 बजे काम पे निकला तो काम इस पे है ही,
9 बजे अपना कोचिंग पहुंचा, तो कोचिंग को मैं उद्योग मान रहा हूं यहाँ। 10 बजे मैंने लेक्चर लिया किस चीज पर, असमानता पर। 10 बजे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ धर्मपुर, और जब धर्मपुर जा रहा हूँ, नेहरू कॉलोनी जा रहा हूँ, तो शहर देख के जा रहा हूँ, तो टिकाऊ शहर और सामुदायिक विकास। और अगली बात भी बिल्कुल सत्य है, यहाँ से 11 से जब हम यहाँ पहुँच जाए 12, अब मैं अपने मन में तो मैं अभी धर्मपुर जा रहा हूँ। तुम्हारे नीचे वाले कोचिंग में एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी, आजकल नहीं, गर्मियों के समय, क्योंकि वो कोचिंग तो बहुत कम ही जा पाते हैं, हम 2-3 घंटे ही जा पाते हैं। गर्मी के दिनों में जैसे हमने कोचिंग सेटअप किया, एक दिन में गलती से, वैसे तो मैं जाता था वहां पर पहले 4 बजे, और एक दिन में गलती से 1:30 बजे पहुंचा। क्या देख रहा हूं मैं उधर, तो वहां पर जितने स्टाफ मेंबर थे, प्लस अगल बगल में जितने उन स्टाफ मेंबर ने दोस्त बनाए होंगे ना, अगल बगल में लाइब्रेरी के बच्चे, सब जितने भी दोस्त बनाए होंगे, ये सब के सब लोग क्लासरूम के अंदर सारी कुर्सियां पीछे करके, और ये जो ब्लॉक होता है जिसमें हम लोग खड़े हैं, इसके ऊपर सब लेट रखे, एसी खोल के, पंखा खोल के, मस्त लेट रखे। क्या इसने, अभिषेक ने तो देखा होगा पहले का मामला हुआ, कोई इधर टिफिन रखा है, कुछ ये रखा है, अंदर आरओ का पानी गिर रहा है, ये गिर रहा है, मस्त लेट रखे। मैं गलती से पहुंच गया उस दिन ना, अब अंदर जाकर के देखा तो हंस रहे, फिर वो सबके सब हंस रहे हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई सुनो, तो जब एसी चला दिया ना, तो ये पंखे मत चलाओ, पीछे वाले पंखे मत चलाओ। तो उन्होंने कहा उससे क्या फर्क पड़ रहा, बोलना गुरुजी पंखे का बिल कम आता है और एसी का बिल ज्यादा आता है। तो जैसे सपोज करो इस कमरे के अंदर अगर मुझे एक पंखे से अच्छी खासी कूलिंग मिल जाए, और पैसे वाला आदमी हूं मैं, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए मेरे पास है, तो क्या हमें दूसरा पंखा भी चला लेना चाहिए? मैं बिल दे तो रहा हूं, बिल तो दे ही रहा हूं, तो गलत बात है ना। डिमांड बढ़ेगी, एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, तो वैश्विक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को इन चीजों का ध्यान रखना है। जो मैंने धर्मपुर में देखा, क्या कि प्रत्येक चीज का उत्पादन जिम्मेदारी के साथ हो और उसकी खपत भी जिम्मेदारी वही नहीं मिल रही हमको नीचे वाले में। तो इसलिए मैंने लक्ष्य नंबर 12 ये याद रख दिया कि जिम्मेदारी के साथ आप 2 काम करें, जिम्मेदारी के साथ उत्पादन करें और जिम्मेदारी के साथ आप उपभोग करें। कंजप्शन भी सतत विकास ना, यही तो आपको सतत विकास दिखाई देगा। प्रोडक्शन भी आप ये सोच करके करो कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचाना है, और उसका उत्पादन भी जिम्मेदारी के साथ करें। लक्ष्य नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मेरे पास कोई थ्योरी नहीं है। नहीं क्यों नहीं है, ऐसा बना लेते 13 वाला 1 बजे, दिन का 1 बजे का समय, और दिन के 1 बजे के समय को लगभग आप आजकल ये मान लो कि उससे पहले और उसके बाद का समय, जैसे तुम लोग आ रहे हो अभी कोचिंग, तो आप 1 बजे के बाद वाले हो, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है इससे पहले जो बैच आता है वो परेशान रहता है। वो लोग घर से निकलते हैं सुबह सुबह 8-9 बजे के आसपास। अब वो 8-9 बजे आते हैं ना, तो पूरा पैक होके आ जाते हैं, 2-2 जैकेट वैकेट, मफलर वफलर, ये उस, और उनकी क्लास उस वाली क्लास में चलती है, और वो क्लास हालत खराब वाली क्लास है, उधर किधर बहुत भीड़ भड़ाका। अब 12-1 बजे हालत खराब हो गई उनकी, कोई जैकेट उतार के फेंक रहा, कोई कुछ कर रहा, क्योंकि 12-1 बजे तो पूरा का पूरा मौसम चेंज हो जाएगा ना। तो 13 मतलब दिन का 1 बजे, आप याद रखो 1 बजे क्या होता है इस समय, इसी समय क्लाइमेट चेंज होता है। तो इससे याद रखना जलवायु परिवर्तन पर फोकस रखेंगे लक्ष्य नंबर, लेकिन 6 से 13 जो है इनको आप याद रखें जरूर, ठीक है। लक्ष्य नंबर 6 से लेके लक्ष्य नंबर 13 तक, ठीक है। चलो आ जाओ वापिस उत्तराखंड पर, ठीक है। 13 ये याद करने हैं ना, मेरा तो हो गया काम, अब आप अपने अपने हिसाब से। वैसे YouTube पर इसके बहुत सारे ट्रिक्स रहते हैं, आजकल बना दिए होंगे किसी ने, ऐसा इधर जा उधर जा, तो ये जरूर, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में, मेंस में तो लिखना ही है सतत विकास पर प्रीलिम्स के लिए लक्ष्यों के नंबर, लक्ष्य नंबर इसको टारगेट कर लो, साफ तथा स्वच्छ ऊर्जा, क्योंकि हम लोग इस पे कौन से नंबर पर है। चलो उत्तराखंड विजन 2030, अब आ जाओ, कितने लक्ष्य हैं हमारे राज्य में, हमने कितने अपनाए हैं? 15। उत्तराखंड ने ये जो 15 लक्ष्य अपनाए हैं, इनके लिए 4 अलग अलग समूह बनाए हैं। उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्य के 15 लक्ष्यों को 4 समूहों में रखा है, 4 अलग अलग कैटेगरी बनाई है। सबसे पहली कैटेगरी, पहले समूह का नाम है सतत आजीविका। सतत आजीविका उत्तराखंड ने, ध्यान रखना, उत्तराखंड राज्य के अंदर सतत विकास के कितने लक्ष्य घोषित हैं? टोटल 15, और 15 के जो 15 लक्ष्य हैं ये कितने समूहों में विभाजित है? 4 समूह बनाए हैं। पहले समूह का नाम सतत आजीविका है, दूसरे समूह का नाम मानव विकास है, तीसरे समूह को सामाजिक विकास कह रहे हैं, और चौथा समूह जो है उसको कह रहे हैं क्या? पर्यावरणीय स्थिरता। पर्यावरणीय स्थिरता, क्योंकि प्रश्न तो हमारा यहां पर कहीं स्टैंड करेगा ना,
उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने के लिए राज्य स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, पर उसके लिए वो पिछली थ्योरी, कल वाली थ्योरी तो चाहिए, क्योंकि बेस तो वहीं से बना करके चलोगे। ठीक है, तो सतत आजीविका, मानव विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय विकास, ये कुल मिलाकर के 4 समूहों में इन 15 लक्ष्यों को बांटा है। कैसे, देखो एक बार ये याद रखोगे। लक्ष्य नंबर 1, 2, 8, 9, यहां पर ध्यान दो, 1, 2, 8, 9 को रखा गया किसमें, अब इसीलिए लक्ष्य पहले लिख दिए। 1 गरीबी, 2 भूखमरी, 8 बताओ अच्छा काम, काम पे निकल रहा 8 बजे, 9 उद्योग नवाचार, ये सब रखे हैं पहले। लक्ष्य नंबर 3, 4, 6 को रखा है मानव विकास में। 3 लक्ष्य नंबर 3 स्वास्थ्य, 4 शिक्षा, 6 बजे लाइट नहीं, पानी 6 बजे उठ के पानी, तो 3, 4, 6 मानव विकास के इन लक्ष्य 3, 4, 6 को मानव विकास के अंतर्गत रखा गया। 5, 10 और 16 इनको रखा है सामाजिक विकास में, और बाकी जो बच जाए, कौन कौन से बच गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक बचा 7 और 8, 9 हो गए, 10, एक बचा 11, 11 के बाद कोई बच रहे हैं आपके पास 12, 13, 14 मत लिखना, 14 है नहीं, 15 ये रखें पर्यावरणीय विकास के अंतर्गत। ठीक है ना, पर्यावरणीय विकास के अंतर्गत रखा गया है। ठीक हो गया। चलो, उत्तराखंड में एसडीजी के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। अब आ जाओ एसडीजी रैंकिंग, अभी अभी डाटा रिलीज हुए हैं 2023-24 के, और अच्छी बात क्या है कि 2023-24 की एसडीजी रैंकिंग में उत्तराखंड को रैंक मिली कौन सी, पहली, प्रथम स्थान पर उत्तराखंड रहा। तो एसडीजी रैंकिंग 2023-24 में, चलो इंडिया के अंदर पहले यहाँ इंडिया के डाटा पे आओ। 2023-24 में भारत का जो स्कोर रहा है, समग्र स्कोर इंडिया का कितना हो गया इस बार, 71। एसडीजी रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर कौन कौन आया है, उत्तराखंड और केरला। केरल और उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों को इस बार एसडीजी में रैंक मिली है 1 इंडिया में। दोनों का सम्मिलित स्कोर कितना है, 79 है। लास्ट राज्य कौन रहा इस बार, बिहार रहा, इसका स्कोर सिर्फ 59 था। उत्तराखंड के बारे में याद करो चीजें, 79 हमारा स्कोर रहा है इस समय, 79। एसडीजी रैंकिंग 2023-24 में उत्तराखंड का स्थान पहला रहा। लास्ट स्थान पर कौन है, बिहार। भारत का समग्र स्कोर कितना है, 71। अब देखो ध्यान रखना, 2018 में एसडीजी का डाटा सबसे पहली बार जारी हुआ था, इसलिए 2018 से कंपैरिजन किया जाता है। हमारे राज्य का एसडीजी स्कोर 79 है 23-24 में। 2018 में हमारा स्कोर कितना था, तो कैसे याद रखोगे, देखो 2018 की तुलना में उत्तराखंड के एसडीजी स्कोर में 19 अंकों की वृद्धि हुई है। तो 79 में से माइनस कर दो 19, कितना हो गया, 60। इसका मतलब 2018 में हमारा स्कोर जो है वो था 60। 2018 में हमारा स्कोर कितना था, 60 था, और 2018 की कंपैरिजन में अभी हम लोग पहुंचे हैं 79 पर। तो कितने अंकों की वृद्धि हुई है, 19 अंकों की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा वृद्धि 2018 की कंपैरिजन में, 18 पता चला, पिछले वाला 21-22 का पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। 2018 की तुलना में सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है, उत्तर प्रदेश में। इसमें 25 अंकों की वृद्धि है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे नहीं है, नंबर 1 पे हम हैं, लेकिन वृद्धि में सबसे ज्यादा वृद्धि 18 के कंपैरिजन में किस स्टेट ने हासिल करी है, उत्तर प्रदेश ने 25 अंकों की वृद्धि हासिल करी है। हमने उत्तराखंड वालों ने 19 अंकों की वृद्धि हासिल करी है। फर्स्ट नंबर उत्तराखंड और केरला को सम्मिलित रूप से मिला है 79। अब एक प्रश्न आपके पास बना, आपको परीक्षा में पूछता है उत्तराखंड राज्य का एसडीजी स्कोर राष्ट्रीय औसत से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। देखो राष्ट्रीय औसत कितने का है, 71, और हम लोग का कितना है, 79। तो हम राष्ट्रीय औसत से आगे चल रहे, पीछे आगे चल रहे, कितना आगे चल रहे, इससे पीछे 2000, इससे पिछला जो लास्ट ईयर रिकॉर्ड जारी हुआ था, तो पिछली बार उत्तराखंड का स्कोर कितना था, पिछली बार उत्तराखंड का स्कोर था 69। तो अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो हमने कितने की वृद्धि हासिल करी है, 10 की। पिछली बार स्कोर था 69 और अभी स्कोर हो गया 79। इंडिया का स्कोर अभी हो गया 71। इंडिया का इससे पहले स्कोर कितना था, 66। भारत का इससे पहले स्कोर जो है वो 66 था। तो ये रैंकिंग के भी क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना। एसडीजी रैंकिंग, एसडीजी के सेक्टर में सतत विकास के क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम, क्या क्या प्रयास है, कैसे कैसे काम कर रहे हैं ये लोग, इन सब के बारे में फिर एक छोटा सा टॉपिक आपके पास लिखने का होगा। कल वाली क्लास में उस टॉपिक को करते हैं, ठीक है। चलो आज इतना कर लो, कल करते हैं फिर इसको।